नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। इसराइल की बमबारी में अब तक ईरान के 20 से ज़ायद आला तरीन फौजी ऑफिसर्स और कम से कम 14 न्यूक्लियर साइंसदान शहीद हो चुके हैं। अब इसराइल की हिमायत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुसलसल बोलना शुरू कर दिया है। वो भी ईरान को मुसलसल वार्निंग्स दे रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में तेहरान के शहरियों से भी कहा था कि तमाम लोग शहर से निकल जाएं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को एटम बम रखने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। इनके इस बयान के बाद तेहरान मुसलसल हमलों की जद में आ गया, लेकिन इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है। इसराइल ने ईरान पर जंग इसीलिए मुसल्लत की थी क्योंकि उसका कहना था कि वो ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहता था। शुरू में इसराइल की तरफ से ये बयानबाजी होती रही कि ईरान एटम बम बनाने वाला है, हालांकि इसराइल के पास इन सब बातों का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। अब अमरीकी फौजी कमांड सेंटकॉम के मुतालिक भी ऐसी खबरें ही आ रही हैं कि उसने भी ईरान के एटम बम के हवाले से खबरदार किया था। ईरान ने इन खबरों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था, लेकिन अमरीका और इसराइल जो इस मामले में एक हैं, वो ईरान की इस बात को नहीं मान रहे। हालांकि अमरीका वो मुल्क है जिसने 2003 में इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों यानी सो कॉल्ड वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन रखने का इल्जाम लगाकर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इराक के पास तो ऐसे हथियार मौजूद ही नहीं थे। अमेरिका साफ झूठ बोल रहा था। फिर अमेरिका ने इस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोला कि वो दरअसल सद्दाम हुसैन की आमरीयत को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन इसके बाद इराक में जिस तरह तबाही फैली, उससे साबित हो गया कि अमेरिका दरअसल इसराइल के साथ मिलकर इराक को तबाह कर रहा था ताकि वो यहूदी रियासत के मुकाबले पर खड़ा ही ना हो सके। ये आमरीयत को ख़त्म करने वाली बात तो महज एक बहाना थी। अब बात करते हैं कि आखिर इस वक्त ईरान पर जो हमले जारी हैं, इनमें क्या इसराइल ईरान के एटमी मराकज़ को मुकम्मल तौर पर तबाह करने में कामयाब हो गया है। इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। ईरान के एटमी प्रोग्राम की तबाही पर तबसरा करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि ईरान के एटमी मराकज़ आखिर कहाँ कहाँ वाक़ थे और इसमें कितनी सलाहियत थी। इनके तबाह होने से ईरान के एटमी प्रोग्राम पर क्या क्या असरात पड़ सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि इसराइली हमले आखिर किस हद तक कामयाब रहे हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम से वैसे तो बहुत सी साइट्स वाबस्ता हैं, लेकिन इसके 3 सबसे बड़े मराकज़ हैं। इनमें सबसे मशहूर नतंज न्यूक्लियर प्लांट है। ये तेहरान से 289 किलोमीटर दूर जनूब में नतंज शहर के करीब वाक़े है। नतंज एक छोटा सा शहर है जिसकी वाहिद शोहरत ये थी कि यहाँ 13वीं सदी में एक मशहूर बुजुर्ग नूरुद्दीन अब्दुस्समद नतंजी का मिज़ार वाक़े था। नतंज का प्लांट सन 2000 में तामीर होना शुरू हुआ, लेकिन इसकी तामीर खुफिया रखी गई। 2002 तक दुनिया को इस प्लांट के बारे में कोई इल्म नहीं था। लेकिन 2002 में ईरान के एक ऑपोजिशन ग्रुप पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने इसके बारे में दुनिया को बता दिया। इसके बाद ही से इसकी इंस्पेक्शन की बातें शुरू हो गई थी। नतंज का प्लांट एक बहुत बड़ा प्लांट है जो तकरीबन 25 एकड़ रकबे पर वाक़े है। इसका बहुत सा हिस्सा जमीन के ऊपर बना है और बहुत सी इमारतें जमीन के अंदर हैं। जमीन के ऊपर जो इमारतें अहम थीं, इनमें एक फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट था जिसे पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट कहते थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक यहाँ ईरान 60% तक यूरेनियम अफजूदा कर रहा था, जबकि एटमी हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक अफजूदा करने की जरूरत होती है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि नतंज प्लांट पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए काम कर रहा था। इसका हथियारों की तैयारी से कोई ताल्लुक नहीं था। इसके अलावा ये वो प्लांट था जिसका एटमी एजेंसी के माहिरीन मुसलसल मुआयना भी करते रहे थे। फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट के अलावा इस न्यूक्लियर फैसिलिटी का एक और अहम हिस्सा भी जमीन के ऊपर था। ये इसकी पावर सप्लाई वाली इमारत थी। इस इमारत में बिजली बंद होने की सूरत में इमरजेंसी सप्लाई और बैकअप के लिए जनरेटर भी नस्ब किए गए थे। नतंज की 6 इमारतें जमीन के ऊपर बनी थीं, जबकि 3
3 इमारतें जमीन के अंदर कम अज कम 40 मीटर की गहराई में बनाई गई थीं। जेर जमीन बनाई गई 3 इमारतों में से कम अज कम 2 इमारतें ऐसी थीं जिनमें 50-50 हजार सेंट्रीफ्यूज रखने की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन खबरों के मुताबिक ये समझा जाता था कि यहाँ कम अज कम 15,000 सेंट्रीफ्यूज नस्ब हैं। नेतन्स के बाद दूसरे नंबर पर ईरान का अहम प्लांट अस्फहान में वाक़ है। यहाँ 3,000 साइंसदान काम करते थे और इसे किसी ज़माने में ईरान के एटमी प्रोग्राम का सेंटर समझा जाता था। इस प्लांट में एक केमिकल्स लेबॉर्ट्री और एक कन्वर्जन प्लांट नस्ब था। इस कन्वर्जन प्लांट में यूरेनियम को अफजूदा करने के लिए इसकी इब्तदाई शक्ल यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड तैयार की जाती थी। इसके बाद इसे मजीद इनरिचमेंट के लिए नतंज या फर्दू प्लांट में भेज दिया जाता था, लेकिन ये प्लांट ज़्यादा अहम नहीं था और इसमें सेंट्रीफ्यूज भी नस्ब नहीं थे। यहाँ सिर्फ चाइना से हासिल किए गए छोटे छोटे रिसर्च रिएक्टर्स नस्ब किए गए थे। फिर भी हिफाजती नुक्ता नज़र से इसके बहुत से हिस्से ज़ेरे ज़मीन बनाए गए थे। नतंज और अस्फहान के अलावा ईरान की तीसरी लेकिन शायद सबसे अहम तरीन न्यूक्लियर फैसिलिटी इसका फर्दू पावर प्लांट था। ये पावर प्लांट ईरान के मशहूर ज़माना शहर कुम के करीब संगलाख पहाड़ों में तामीर किया गया था ताकि इसे तबाह न किया जा सके। जिस मकाम पर यह पावर प्लांट कायम किया गया था वो दरअसल पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी, फिर इस मिलिट्री बेस को एटमी प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया। फर्दू पावर प्लांट 37 एकड़ पर फैला हुआ है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में इसका जमीन के ऊपर सिर्फ एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि यहाँ कम अज कम 5 टनल्स भी मौजूद हैं जो पहाड़ों के अंदर से गुजरती हुई प्लांट के ज़ेरे ज़मीन हिस्सों तक जाती हैं। इंटरनेशनल माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक इस प्लांट का ज़ेरे ज़मीन हिस्सा कम अज़ कम 80 से 90 मीटर गहराई में बनाया गया है, यानी 262 से 295 फीट की गहराई में। इतनी गहराई तक पहुंचने वाले बम इसराइल के पास मौजूद नहीं हैं, इसलिए इसराइल के हमले से पहले तक ये समझा जा रहा था कि इसराइल इस प्लांट को तबाह नहीं कर पाएगा। ये काम सिर्फ अमेरिका कर सकता है। अमेरिका के पास 30,000 पाउंड वजनी ऐसे बम मौजूद हैं जो जमीन में तकरीबन 200 फीट गहराई तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। इन्हें GBU-57 बम कहा जाता है। इतने वजनी बम सिर्फ अमेरिका के सबसे बड़े बमबार तैयारे B-2 ही ले जा सकते हैं। इसराइल की दरखास्त पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बमबार तैयारों को इंडियन ओशन में डेगो गार्शिया जजीरे पर तैनात भी कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि अमेरिका कोई कार्रवाई करता, इसराइल ने ईरान पर फौरी हमला शुरू कर दिया। इसराइल के हमलों में ईरान के तीनों एटमी प्लांट्स नतंज, अस्फहान और फर्दू निशाना बने हैं, लेकिन इन हमलों से इन तीनों प्लांट्स को कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में माहिरीन में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। लेकिन अमेरिकी मीडिया ने सैटेलाइट इमेजेस और IAEA के माहिरीन की राय को सामने रखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम किस हद तक मुतासिर हुआ है। अमेरिकी टीवी CNN ने एक स्पेस इमेजिंग कंपनी मार्कसार टेक्नोलॉजीज़ की मदद से तीनों प्लांट्स की सैटेलाइट तस्वीरें हासिल की हैं, जिनमें इन साइट्स पर होने वाला डैमेज देखा जा सकता है। इन तस्वीर से माहिरीन ने यह अंदाज़ा लगाया है कि कम अज़ कम नतंज न्यूक्लियर प्लांट पर तो इसराइली हमले इंतहाई मौसर साबित हुए हैं। इन हमलों में सबसे पहले तो नतंज का पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट तबाह हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी पावर सप्लाई वाली इमारत भी तबाह हो गई है। इस वजह से अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में नस्ब सेंट्रीफ्यूज को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो पावर सप्लाई के बगैर काम नहीं कर सकते। IAEA ये भी कह रही है कि नतंज प्लांट में न्यूक्लियर कंटेमिनेशन भी हो सकती है, लेकिन शुरू के अंदाजे ये थे कि शायद नतंज की अंडरग्राउंड इमारतें तबाह नहीं हुई। लेकिन अब न्यूक्लियर वॉच डॉग IAEA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पावर सप्लाई ना मिलने की वजह से अंडरग्राउंड मौजूद तमाम सेंट्रीफ्यूज मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए हैं। यानी अगर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए तो भी इन्हें शदीद नुकसान जरूर पहुंचा है, लेकिन इससे ये हरगिज नहीं समझा जा सकता कि इसराइली बम ज़ेरे ज़मीन मौजूद फैसिलिटी को भी तबाह कर चुके हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो पावर प्लांट ज़मीन के ऊपर तबाह किया गया था, इसकी वजह से ये सारा नुकसान भी हुआ है। दूसरे नंबर पर अस्फहान का प्लांट है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 1993 से 2005 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2005 से 2015 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2015 से 2019 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2019 से 2021 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2021 से 2022 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2022 से 2023 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2023 से 2024 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2024 से 2025 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2025 से 2026 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2026 से 2027 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2027 से 2028 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम 2028 से 2029 तक जारी है। इसराइल का एटमी प्रोग्राम
इस पर भी इसराइली तैयारों ने इंतहाई शदीद बमबारी की थी। इस वजह से इसकी केमिकल लेबॉर्ट्री और कन्वर्जन प्लांट को शदीद नुकसान पहुंचा। लेकिन ये सिर्फ इमारतों का नुकसान है, क्या इससे इन इमारतों में नस्ब मशीनरी भी तबाह हुई है? इस बारे में कोई मालूमात दस्तयाब नहीं है। ईरान का कहना है कि उसने तबाहशुदा इमारतों में नस्ब मशीनरी को इसराइली हमले से पहले ही यहाँ से मुंतकिल कर दिया था। ख्याल रहे कि ईरान को काफ़ी अरसे से मालूम था कि इसराइल इसके एटमी प्लांट्स पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर हसास मशीनरी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इसलिए अस्फहान में मौजूद मशीनरी महफूज रही और इसराइली बम और मिसाइल इसे छू भी नहीं सके। तीसरे नंबर पर बात करते हैं फर्दू प्लांट की कि इसे कितना नुकसान पहुंचा। अब तक की खबरों के मुताबिक इसराइली तैयारों ने इसके ज़मीन से बाहर मौजूद स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, लेकिन इसकी ज़ेरे ज़मीन फैसिलिटीज़ को कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। ऐसा लगता है कि इसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बिल्कुल महफूज हैं और काम कर रही हैं। माहिरीन भी कह रहे हैं कि इसराइल इस प्लांट के ज़ाहिरी हिस्से को तो तबाह कर सकता है, लेकिन वो इसके अंडरग्राउंड हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो उसकी रेंज से बाहर हैं। फर्दू प्लांट के गिर्द ईरानी डिफेंस सिस्टम्स अभी तक काम कर रहे हैं। हालांकि इसराइली फोर्स ने ईरान के तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स और तेहरान के गिर्द तमाम डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने का दावा किया है, लेकिन फर्दू प्लांट के डिफेंस सिस्टम्स न सिर्फ ये कि अभी तक काम कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक इसराइली ड्रोन को भी मार गिराया है। ये इसराइली ड्रोन प्लांट के करीब परवाज कर रहा था जब वो ईरानी मिसाइलों का निशाना बन गया। माहिरीन का अंदाजा है कि अगर इसराइल फर्दू प्लांट की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को तबाह न कर सका तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि ईरान एटमी हथियार तैयार करने के काबिल रहेगा, यानी वो किसी भी वक्त इस प्लांट के जरिए एटम बम तैयार कर सकता है। तहम इसराइल के वॉर क्रिमिनल वजीर आजम नेतन्याहू मुसलसल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के एटमी प्रोग्राम को कई बरस पीछे धकेल दिया है। आने वाले कुछ अरसे में यह अंदाजा हो जाएगा कि इनके दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। इस वक्त ईरान इसराइल जंग में सूरत हाल ये है कि दोनों मुल्क एक दूसरे पर भरपूर हमले कर रहे हैं। इसराइल अपनी आदत के मुताबिक जालिमाना हथकंडों पर उतर आया है। उसने सिविलियन इमारतों हत्ता के सरकारी टीवी की इमारत को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। इसके तैयारों ने तेहरान में सरकारी टीवी की इमारत पर भी हमला किया है। इसके लिए इसराइल ने वही पुराना बहाना बनाया कि टीवी स्टेशन की इमारत को ईरानी फौज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि ये सफेद झूठ है। ईरानी फौज को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बावजूद लाइव ट्रांसमिशन के दौरान टीवी स्टेशन पर बमबारी की गई और अब इसराइल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने की बातें कर रहा है। इसके साथ साथ रजीम चेंज की बातें भी हो रही हैं। अमेरिका भी हस्बे मामूल इसराइल की हाँ में हाँ मिला रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी धमकियां बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका के साथ बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड भी सामने आ गए हैं। हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 कंट्रीज के इजलास में अमेरिका समेत तमाम ममालिक ने इसराइल के दिफा के हक को तस्लीम किया, लेकिन ईरान के इस हक को तस्लीम नहीं किया गया कि वो अपना दिफा कर सकता है। इसके अलावा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू खुलेआम ईरान में रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं। इससे पहले वो शाम में भी बशार अल असद की हुकूमत को हटाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, लेकिन इंतहाई शदीद बमबारी के बावजूद ईरान भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने वक्फे से इसराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागे हैं। इन मिसाइलों ने इसराइल में बड़े पैमाने पर इमारतें तबाह कर दी हैं। इन मिसाइल हमलों की वजह से इसराइली शहरियों की रातों की नींदें तक उड़ गई हैं। वो सो नहीं सकते और रातों को मुसलसल उठ कर इन्हें सेफ रूम्स में भागना पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया से एक और खौफनाक सच भी सामने आ रहा है। वो सच ये है कि इसराइल ने अपने इलाकों में रहने वाले अरब शहरियों के लिए कोई बम शेल्टर तामीर ही नहीं किया, ना ही इनके लिए कोई सेफ रूम्स बनाए गए हैं। यानी ये लोग किसी मिसाइल हमले के वक्त अपनी जान नहीं बचा सकते, जबकि इसके मुकाबले में हर यहूदी शहरी को यह सहूलत हासिल है कि वो अपनी जान बचाने के लिए बम शेल्टर्स में पनाह ले सकता है। इस डबल स्टैंडर्ड के बावजूद इसराइली शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। एक मिसाइल हमले में एक सेफ रूम के तबाह होने और इसमें छुपे हुए एक यहूदी जोड़े की मौत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन
क्या इसराइल ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएगा? ईरानी अवाम की बेमिसाल मुज़ाहमत के सामने ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान के अवाम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो इस खित्ते में तवील अरसे से रिजीम चेंज के वाक़यात देख रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए कैसे इराक में सदर सद्दाम, शाम में बशार अल असद और लीबिया में कर्नल मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी का तख्ता उल्टाया, ये बातें वो अच्छी तरह जानते हैं। वो इराक, शाम और लीबिया की तरह खाना जंगी का शिकार भी नहीं होना चाहते। ईरानी अवाम की हुब्बुल वतनी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है। वो जानते हैं कि इसराइल कई बरस से ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए साबिक ईरानी शाह रज़ा शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी की तस्वीरें इसराइली वज़ीर आज़म के साथ वायरल होती रही हैं। नेतन्याहू के हामी दुनिया भर में ईरान से भागे हुए अपोजिशन ग्रुप्स को साथ मिलाकर ईरान में बादशाहत वापस लाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ईरानी अवाम खा वो मजहबी हों या लिबरल हों, वो दोनों ही साबिक बादशाह के ख़ानदान से नफ़रत करते हैं। वो अपने मुल्क में बादशाहत की शक्ल में आमरीत को वापस आने नहीं देना चाहते और ना ही वो अपने मुल्क में क्योस चाहते हैं। इसलिए वो मौजूदा ईरानी हुकूमत के ज़ेरे साया मुल्क दुश्मन ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका और इसराइल कितनी भी कोशिश कर लें, रजीम चेंज का प्लान ज़्यादा कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा। इसराइल और उसके हामियों को ये गलत फहमी भी है कि शायद वो ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाकर इस जंग को जल्द खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा करने से जंग खत्म नहीं होगी बल्कि मजीद फैलेगी। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना शानदार है कि एक लीडर की मौत के बाद इसकी जगह दूसरा लीडर फौरी ले लेता है। आयतुल्लाह खामनाई ने भी इमाम खुमैनी की वफात के बाद इसी तरह हुकूमत संभाली थी। खामनाई के मुतबादिल भी यकीनन ईरान में मौजूद होंगे जो वक्त पड़ने पर इनकी जगह ले सकेंगे। इसलिए इसराइल और अमेरिका का दूसरे इस्लामी मुल्कों की तरह ईरान में भी हुकूमत बदलने का ख्वाब ही रह जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 5th जनरेशन तैयारे के प्रोजेक्ट्स 1965 और कारगिल की पाक भारत जंगों और बांग्लादेश और भारत के फौजी कंपैरिजन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इन लिंक्स पर क्लिक कीजिए।